बदलना चाहो भाग्य, बहुत आसान है रास्ते अब रोजगार के वास्ते नए। पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा 10,000 नए एफपीओ बनाने की गाइडलाइन जारी की है और भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि किसानों की आय 2022 तक डबल कर दी जाए और इसके लिए बहुत सारे पॉलिसी रिफॉर्म सरकार द्वारा लाए जा रहे हैं, जिसमें पहले 3 अध्यादेश लाए गए, एक मंडी को लेके, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके और एक अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम से कृषि जिन्सों को हटाने के लिए। और उसी कड़ी में एफपीओ के प्रमोशन के लिए बजट का व्यवस्था की गई है और गाइडलाइन जारी की गई है। पिछले 30-32 साल डेवलपमेंट सेक्टर में काम करने के बाद मैंने ये देखा है कि डेवलपमेंट सेक्टर में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है और ऐसे संगठन बनाने की बात की जाती है जिससे लगता है कि इससे गरीबी दूर हो जाएगी, इससे बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी और लोग रोजगार पा जाएंगे। शुरू में आईआरडीपी और ट्राइसेम नाम की योजनाएं चलाई जाती रहीं। इसके बाद स्वसहायता समूह एसएचजी और माइक्रो फाइनेंस का बहुत बड़ा काम शुरू हुआ और अब उसी की अगली कड़ी में एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या किसान उत्पादक संगठन बनाने की बात है और इसी के लिए ये नीति तैयार की गई है। कंपनी एक्ट में 2002 में भारत सरकार द्वारा प्रोड्यूसर कंपनी बनाने का प्रावधान किया गया और इस प्रावधान के तहत सहकारिता, कोऑपरेटिव और कॉरपोरेट प्राइवेट कंपनियों के जो अच्छाइयाँ हैं उनको मिला के एक व्यवस्था क्रिएट की गई और अब उम्मीद की जा रही है कि इस व्यवस्था से किसानों की आय को दुगना किया जाएगा। पर भारत सरकार की गाइडलाइन और प्रदेशों में इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है उसके लिए एक डेवलपमेंट माफिया देश में काम करता है और ये माफिया के जो सदस्य हैं इनकी पहुंच सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर राज्य सरकार और ज़िला के बीच तक होती है और ये मानते हैं कि जो विकास की गंगा है उसके ये भागीरथ हैं और इनके माध्यम से ही भी ये विकास की गंगा गरीबों तक पहुंचेगी, उनके द्वार तक जाएगी और उनका उद्धार करेगी। और इसी माफिया के चलते ऐसे गाइडलाइन तैयार की जाती है जो आम आदमी की समझ के बाहर होती है या आम किसान अगर उसका लाभ लेना चाहे, आम गरीब उसका लाभ लेना चाहे तो वो उतनी पेपर वर्क नहीं कर सकते हैं और चूँकि इनको अपनी रोजी रोटी की कमाने की आवश्यकता होती है इसलिए ऐसे प्रावधान किए जाते हैं, चाहे वो प्रमोशन के नाम पे हों, चाहे वो बेसलाइन सर्वे के नाम पे हों, चाहे वो बिजनेस डेवलपमेंट के डॉक्यूमेंट तैयार करने के नाम पे हों या प्रशिक्षण ट्रेनिंग के नाम पे हों या उनका मूल्यांकन करने के नाम पे हों, कि जो योजनाओं में बजट रखा जाता है उसका एक बड़ा हिस्सा इस खर्चे के रूप में चला जाता है, जबकि वो बजट गरीब, बेरोजगार और किसानों के नाम से जारी होता है। अभी प्रदेश और देश में जो एफपीओ की संख्या है वो लगभग 6,500 के ऊपर हैं जो पहले से ही रजिस्टर्ड हैं और इनमें से बामुश्किल 1000 एफपीओ ही ऐसे होंगे जो ठीक ढंग से काम कर रहे होंगे। इसके लिए राज्य स्तरीय फेडरेशन भी कई राज्यों में बनाए गए हैं और वो भी काम कर रहे हैं और इन सब इंस्टीट्यूशंस को जो संचालित कर रहे हैं उनकी विकास की गति को आप देखेंगे तो उनने 5 स्टार सुविधाएं अपने कार्यालय के लिए, ट्रेनिंग सेंटर के लिए विकसित की हैं। उनका बहुत तेज़ी से विकास हुआ है और इस तेज़ी से गरीबों का विकास नहीं हुआ है।
कागज़ के ऊपर एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था से एफपीओ चलाने का प्रावधान होता है, पर व्यवहारिकता में वैसा नहीं होता है। जो मध्य प्रदेश का मुझे अनुभव है, जो 2004-05 में एफपीओ बने हैं, आज भी उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वही हैं, आज भी उनकी सपोर्ट संस्थाएं वही हैं, और सपोर्ट संस्थाएं ये सुनिश्चित करती हैं कि एफपीओ उनके चंगुल से बाहर ना निकलें। वो उनके लिए सब खरीदी करते हैं और उनके लिए वो एग्रीगेशन के नाम पर ऐसी व्यवस्थाएं और ऐसे अस्वाभाविक नियम कानून बना देते हैं कि वो खुद मेंबर्स उसके बीच में फंस के रह जाते हैं। इसी तरह जो डायरेक्टर्स बन गए हैं या कुछ लोगों ने उन एफपीओस पर कब्जा कर लिया है, उसका कभी चुनाव होने नहीं देते हैं और सदस्य संख्या भी बढ़ाने नहीं देते हैं, काम भी बिजनेस बढ़ाने में भी अड़चनें खड़ी करते हैं, क्योंकि उन्हें फियर फॉर चेंज हमेशा रहता है कि अगर ये बदलाव आया तो उनकी स्थिति को नुकसान पहुंचेगा। और ये जो विकास का माफिया है, ये इतनी तरह हावी है कि इतने अस्वाभाविक तरीके से उम्मीद करते हैं कि जो गांव और गरीब हैं वो एकदम से व्यापारी हो जाएंगे और थोड़ी सी सहकारी सहायता मिलने से वो बहुत बड़े बड़े बिजनेस खड़ा कर लेंगे। माफिया में जो अधिकांश लोग काम करते हैं, उन्हें बिजनेस का कोई आइडिया नहीं होता है। वो समाज सेवा का भाव लेके आए हैं और उस समाज सेवा के भाव के पीछे मुख्य रूप से पहले वो अनुदान के ऊपर, डोनर एजेंसीज के फंड के ऊपर निर्भर होते थे, पर जैसे जैसे डोनर एजेंसीज का फंड कम होता गया, अब वो सीएसआर फंड के ऊपर निर्भर हैं और भारत सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा जो ग्रामीण विकास, गरीबी, बेरोजगारी और किसानों की योजनाएं हैं, उनके बजट के ऊपर वो निर्भर करते हैं। और इसमें इतनी ज़्यादा रिपोर्ट्स, कागज़ तैयार होते हैं कि वो ऐसा लगने लगता है कि कागज़ में ही वो विकास हो गया है और उसी में ही आंकड़े सब इतने दिखा दिए जाते हैं। तो वास्तविकता ये है कि गांव में कैपेसिटी बिल्डिंग पे एग्रीप्रेन्योर्स के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है। इन एफपीओस को कौन सीओ चलाएंगे, वो सीओ कहाँ से पढ़ के आएंगे, उन सीओस को उस तरह का एक्सपोजर होगा या नहीं होगा। पर वो जो मार्केट में या बिजनेस डेवलपमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसमें एफपीओ नहीं पढ़ाया जाता है, उसमें किसानों के साथ काम करना नहीं सिखाया जाता है। वहाँ जितनी भी एमबीए की या बीएससी एजी में जो केस स्टडी पढ़ाई जाती हैं, वो किसानों से रिलेटेड या एफपीओ के कानून से रिलेटेड नहीं होती हैं। ऐसे बच्चे बच्चियाँ जब सीओ बन जाते हैं तो उन्हें खुद भारी तकलीफ होती है लोगों के साथ काम करने में, क्योंकि उनका इस तरह का प्रशिक्षण नहीं हुआ होता है। भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार ने इस तरह की कोई डिग्री, डिप्लोमा या प्रशिक्षण का कार्य शुरू नहीं किया है जहां इस तरह के प्रोफेशनल्स काम कर सकें, माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में काम कर सकें, एग्रीप्रेन्योर के क्षेत्र में काम कर सकें, या इस तरह की संस्थाओं को डेमोक्रेटिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से चलाने का प्रशिक्षण उन्हें दिया जाए। इसी तरह जो एफपीओ के डायरेक्टर्स होते हैं, वो भी वही लोग होते हैं जो थोड़े अगड़े किसान होते हैं, जिनको हम अर्ली अडॉप्टर्स भी कहते हैं, और ग्रेजुअली ये इतने पावरफुल हो जाते हैं कि वो अपने एफपीओ पे कब्जा कर लेते हैं और पूरे एफपीओ के संसाधन को वो अपने हित के लिए ही उपयोग करते हैं। जो राज्य स्तर पर फेडरेशन बने हुए हैं, वो बजाय एफपीओ के साथ काम करने के, वो सरकारी योजनाओं में जो खरीदी होती है उस खरीदी को करना शुरू कर देते हैं, मंडी में खरीदी शुरू करते हैं। तो ये एफपीओ के प्रमोशन या उनके बिजनेस डेवलपमेंट में कोई मदद नहीं करता है। एसएफएसी के माध्यम से खरीदी होती है, नाफेड के द्वारा खरीदी होती है, और इसमें सहकारी संस्थाओं के साथ साथ एफपीओज और उनके फेडरेशन भी पार्टिसिपेट करते हैं। पर ये कभी भी नहीं देखा जा रहा है कि वो क्या उन किसानों से खरीदी कर रहे हैं या वो मंडी से ही खरीदी कर रहे हैं, व्यापारी से ही खरीदी कर रहे हैं।
तो अगर व्यापारी से खरीदी हो रही है और व्यापारी के गोडाउन में ही माल रखा जा रहा है और फिर व्यापारी को ही इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन से वो माल बेच दिया जाता है, तो इसमें किसान का तो कोई भला नहीं होता है, व्यापारी का भला होता है। क्योंकि जो व्यापारी ने किसान से माल खरीदा होता है वही कागजों पे सरकारी खरीदी में दिखा दिया जाता है किसानों के नाम पे, उसी व्यापारी के गोडाउन को किराए पे ले लिया जाता है और वहीं वो मटेरियल रखा रहता है। और जब इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन होता है तो फिर उन्हीं व्यापारियों के नाम से वो बोली खुल जाती है और उनको उनका मटेरियल मिल जाता है और फिर वो मार्केट में प्रोसेसर को, होलसेलर को या एक्सपोर्टर को मटेरियल बेचते हैं। तो इसमें किसान हित कहाँ हो रहा है? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत सरकार जो 10,000 नए FPO बनाने का लक्ष्य निर्धारित की है और इसके लिए एक बहुत बड़ी बजट की राशि है जो लगभग 7,000 करोड़ की है, जो अगले 5 साल में खर्चा होगा। और इसी तरह इनडायरेक्ट रूप से जो बजट रखा गया है जिसमें बैंकों के माध्यम से इन्हें लोन देना है, वो भी राशि लगभग 10,000 करोड़ के ऊपर है। तो पैसा पर्याप्त है, पैसे की कोई कमी नहीं है, पर इसका क्रियान्वयन कैसे होगा, कौन लोग इस क्रियान्वयन में पार्टिसिपेट करेंगे, कितनी सरलता से ये क्रियान्वयन हो कि आम किसान, गांव के जो गरीब बेरोजगार बच्चे हैं वो अपना खुद FPO बना सकें, उसको वो अपनी राज्य की भाषा में उसका डॉक्यूमेंटेशन कर सकें, उसमें अंग्रेजी की अनिवार्यता ना हो और बहुत उसको तकनीकी नेचर का ना बनाया जाए, बहुत टेक्निकल डॉक्यूमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। 5 साल का प्लान खेती में बनाने के लिए कहा जा रहा है या 3 साल का प्लान बनाने के लिए कहा जा रहा है। आप हम सभी जानते हैं कि खेती प्रकृति के ऊपर निर्भर रहती है और यहाँ एक सीजन से दूसरे सीजन का प्लान नहीं चलता है। तो अगर हम कंसल्टेंट लगा के 3 साल या 5 साल का प्लान बनाते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, बिजनेस प्लान तैयार कर लेते हैं, तो कागज़ के ऊपर वो बहुत अच्छा लगता है, पर धरातल के ऊपर जो खेती होगी वो तो मौसम के ऊपर, उस समय कौन सी फसलें हो रही हैं, किस तरह का मार्केट बिहेव कर रहा है, प्राइसिंग कैसे हो रही है, इन सब के ऊपर निर्भर करता है। और इन सब इवेंचुअलिटीज़ को, इन सब घटनाओं की परिकल्पना करके बिजनेस प्लान में लिखना संभव नहीं होता है। तो एग्रीकल्चर में जो प्लान होना चाहिए वो सीजन टू सीजन होना चाहिए, एक सीजन से दूसरे सीजन के लिए, तब तो वो व्यवहारिक प्लान होगा। नहीं तो एक हाइपोथेटिकल, एक काल्पनिक प्लान बना के और बजट सैंक्शन करा लेना ही लोगों के हाथ में रहेगा। और चूंकि बजट इतना ज़्यादा है, इसलिए ये जो डेवलपमेंट माफिया है इसकी नज़रें पूरी इसके बजट के ऊपर लग गई हैं और इस तरह की व्यवस्थाएं क्रिएट की जा रही हैं कि वो उनके माध्यम से ही खर्च हो, उनको ही इन सब के ठेके दिए जाएं और वही इनके लिए कागज़ तैयार करें। तो मुझे लगता है कि पिछले 70 साल में जो गलतियां हुई हैं और विकास में जिस तरह के लोगों को हमने प्रोत्साहन दिया है, उससे सरकारों को बचना चाहिए। लोगों के जो किसान हैं और किसान संगठन हैं और जो प्राइवेट व्यापारी हैं जो वास्तव में किसानों के साथ काम कर रहे हैं, उनको ये आवाज़ें उठाना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए और उनको सरकारों के सामने रखना चाहिए कि जो लोग वास्तव में प्रैक्टिकल करके बिजनेस खड़ा कर रहे हैं उनको ही इन योजनाओं की इम्प्लीमेंटेशन की जवाबदारी होना चाहिए, ना कि ऐसी लोगों को जिनको कोई खेती का अनुभव नहीं है, कोई खेती का बिजनेस करने का अनुभव नहीं है, केवल वो एक अच्छी अंग्रेजी लिख पढ़ सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, एक अच्छा बिजनेस प्लान का डॉक्यूमेंट 200-250 पेज का बना के सबमिट कर सकते हैं। तो उससे गांव गरीब और बेरोजगारी दूर नहीं होने वाली है, उससे आमदनी भी दुगनी होने वाली नहीं है, सिवाय इसके कि जो बजट आया है वो उनके जेब में चला जाएगा। तो इसमें व्यवहारिकता लाने की ज़रूरत है और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे संगठन हैं, इवन सिविल सोसाइटी में भी बहुत सारे संगठन हैं, NGOs में भी बहुत सारे संगठन हैं जो पिछले कई साल से बहुत अच्छा बिजनेस क्रिएट किए हैं
और बिजनेस कर रहे हैं, तो इसमें उन्हीं को पार्टिसिपेट कर देना चाहिए। इसी तरह जिन लोगों ने विगत 2004-05 से लेके अभी तक एफपीओज बनाए हैं और उनके एफपीओ आज चल नहीं रहे हैं, ऐसी संस्थाओं को बैन कर देना चाहिए। उन्हें नए एफपीओ प्रमोशन में पार्टिसिपेट करने की अनुमति नहीं होना चाहिए। उन्हें किसी तरह का अनुदान नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी कर चुके हैं और उनने संस्थाएं बना ली हैं। और मुश्किल क्या होती है कि किसानों को जब अनुदान का लालच दे के कोई संस्था बनाई जाती है कि आपको 15 लाख रुपए 18 लाख रुपए अनुदान मिलने वाला है, आप संस्था बना लीजिए, तो स्वाभाविक है कि किसी के मन में ये लालच आता है कि वो इस राशि का उपयोग करे। और अगर अनुदान के लालच में संस्था गठित होती है तो वो कभी भी बिजनेस करने वाली नहीं है। जैसे जैसे अनुदान की राशि खत्म हो जाएगी वो संस्था भी खत्म हो जाएगी। तो अनुदान का लालच नहीं होना चाहिए। हालांकि भारत सरकार ने इस बार बहुत कठिन गाइडलाइन जारी की है और उसमें कई चेक एंड बैलेंसेस हैं, पर मुश्किल वही है कि इतने चेक एंड बैलेंस केवल इसलिए रखे जा रहे हैं कि पैसे का दुरुपयोग ना हो, पर यही कारण बनेगा कि पैसे का दुरुपयोग होगा, क्योंकि इसमें वही चतुर लोग आगे आके पेपर सबमिट कर सकते हैं जो इस तरह का काम करते रहे हैं। तो हमें ये देखना होगा कि व्यवहारिकता पर ज़्यादा जोर दिया जाए और ऐसे एफपीओ जो पहले से बने हुए हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, कि बहुत सारे किसान हैं, मैं बहुत सारे किसान एफपीओज़ के साथ काम करता हूं जिन्हें आज तक किसी भी सरकारी मदद की सहायता नहीं मिली है, सरकारी मदद से कोई सहायता उन्हें नहीं मिली है, फिर भी वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनके मेंबर्स भी हैं। तो हर ज़िले में ऐसे एफपीओज़ जो पुराने बने हुए हैं उनकी पहचान पहले होना चाहिए, और अगर वहाँ एक एफपीओ बना है तो और दूसरा एफपीओ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एफपीओ में कितने भी सदस्य हो सकते हैं, ये मैनेजमेंट का इशू है, ये संस्थाओं की संख्या बढ़ाने का इशू नहीं है। क्योंकि अगर सरकार 40,000 रुपये प्रति एफपीओ रजिस्ट्रेशन का खर्चा दे रही है तो एफपीओ रजिस्टर हो जाएंगे। आरओसी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करता है और इतनी तेज़ी से ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सरल हो गई है कि कोई भी कभी भी कहीं से भी अपनी कंपनी रजिस्टर कर लेता है। तो कंपनी रजिस्टर करना कोई मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल काम है उस कंपनी का बिजनेस खड़ा करना। तो जहां पहले से ही एफपीओ है, रजिस्टर्ड है, उसी एफपीओ को सहायता दें, उसी एफपीओ के काम को आगे बढ़ाएं ताकि उनको काम को बिजनेस में कन्वर्ट करने में मदद मिले। इसी तरह एक बहुत बड़ी मात्रा में इस तरह का मानव संसाधन तैयार होना चाहिए जो एफपीओज़ के साथ काम करने को तैयार हो, जिनकी ट्रेनिंग एफपीओ के साथ काम करने के लिए तैयार हो, जो एग्रीप्रेन्योर की ट्रेनिंग रखती हो। केवल बीएससी एजी कर लेना या केवल एमबीए कर लेने से सीईओ अगर बन जाते हैं एफपीओ के तो वो बहुत इफेक्टिव नहीं होते हैं। और इसमें मुश्किल ये होती है कि जैसे जैसे वो 1-2 साल का अनुभव ले लेते हैं, वो एक एफपीओ छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह चले जाते हैं। तो होना ये चाहिए कि इनको सैलरी के साथ साथ बिजनेस में भी उनका कुछ परसेंटेज होना चाहिए ताकि उनको बिजनेस डेवलपमेंट में रुचि हो। अभी पूरी सैलरी बेस्ड स्ट्रक्चर होने से उनकी कोई रुचि बिजनेस डेवलपमेंट में नहीं होती है। उनकी रुचि मुख्यतः होती है कि किस तरह से वो अपना अनुभव लेके अपनी सीवी को मजबूत करें और एक एफपीओ को छोड़ के दूसरी संस्था में ज्वाइन करें। तो ऐसे सीईओज़ के साथ सामान्यतः 5 साल का अनुबंध होना चाहिए कि वो एफपीओ को छोड़ के नहीं जाएंगे अगर वो उसको ज्वाइन करते हैं। और उनको जो बिजनेस डेवलप करना है, जो सभी एफपीओ में काम कर रहे हैं, ख़ासतौर से जो फील्ड में काम करते हैं, उनका कुछ परसेंटेज होना चाहिए। जैसे स्टार्टअप की सफलता किस बात में है? स्टार्टअप की सफलता इसी बात में है कि स्टार्टअप के साथ जो लोग काम करते हैं, एक तो वो मानसिक रूप से तैयार होते हैं कि उन्हें स्टार्टअप के साथ काम करना है। देखिए, एक स्थापित कंपनी में काम करना और एक स्टार्टअप में काम करना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। कंपनी में आप
बहुत बड़ी मशीन के एक छोटा पुर्जा होते हैं, आप एक पोजीशन पर काम करते हैं और वही अनुभव आपको आता है। जब आप स्टार्टअप में काम करते हैं तो आप सब कुछ काम करते हैं, हर वर्टिकल में काम करते हैं और उसकी ट्रेनिंग आपको मिलती है। इसी तरह जब एफपीओ शुरू होता है तो उसमें सीईओ को हर चीज़ आना चाहिए, उसको एफपीओ कैसे चलाना है, उसकी मीटिंग कैसे करना है, डायरेक्टर्स की कमेटियां कैसे होना चाहिए, खरीदी बिक्री की निर्णय कैसे होना चाहिए, रिकॉर्ड कैसे बनाना है, अकाउंटिंग कैसे होना है, कौन सी चीज़ें किन के साथ नेटवर्किंग करना चाहिए ताकि उनका बिजनेस बढ़ सके। ये जब तक उनको नहीं आएगा तब तक वो बहुत इफेक्टिव नहीं हो सकते हैं। तो एक तो उनकी मानसिकता होना चाहिए। अभी जो लोग आते हैं उनको कहीं और काम नहीं मिलता है तो वो सोचते हैं कि चलो कुछ नहीं तो एफपीओ में ही नौकरी कर लेते हैं। अगर इस मानसिकता से कोई आ रहा है तो वो एफपीओ का विकास नहीं कर सकता है। दूसरे स्टार्टअप क्या करते हैं, वो एक सैलरी के साथ साथ अपनी इक्विटी में उनको भागीदार बनाते हैं। अब चूंकि एफपीओ में इक्विटी नहीं दी जा सकती है क्योंकि इक्विटी केवल फार्मर्स को ही दी जा सकती है, तो यहाँ हम बिजनेस में उनको भागीदार बना सकते हैं, उनको इंसेंटिव बना सकते हैं कि आप इतने लाख या करोड़ का बिजनेस क्रिएट करते हैं तो प्रॉफिट का इतना परसेंटेज आपको मिल सकता है। तो ये व्यवस्था आसानी से की जा सकती है, पर अभी जो गाइडलाइन है उसमें इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है और सामान्यतः एफपीओज इस तरह की व्यवस्था नहीं करते हैं। कुछ एफपीओज में इस तरह की व्यवस्था है तो उनके अनुभव को लेके इसमें हमें उपयोग करना चाहिए। इसी तरह जो नए लोगों को हम रिक्रूट कर रहे हैं उनको एक इंडक्शन कोर्स होना चाहिए जिसमें उनको 1 महीने की 15 दिन की ट्रेनिंग हो और वो ट्रेनिंग प्रैक्टिकल हो। जो पुराने एफपीओज हैं, जो सक्सेसफुल एफपीओ चल रहे हैं, वहाँ उनको इंटर्नशिप कराई जाए, वहाँ उन्हें रखा जाए ताकि वो काम करके प्रैक्टिकल से सीखें और फिर वो अपने नए एफपीओ में पार्टिसिपेट करें। तो अगर इस तरह से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे जोर दिया जाता है तो सफलता की गारंटी बढ़ जाती है। देखिए, कोई भी व्यवसाय अगर सफल होता है तो वो आदमियों से ही होता है, वो मशीन से या पैसे से सफलता नहीं आती है। उस सफलता को लाने के लिए एक आदमी होता है या एक टीम होती है जो उस पे काम करती है। और ये केवल 10 से 5 की नौकरी नहीं है कि हम कार्यालय समय से जाएंगे, कार्यालय समय से आएंगे, संडे को छुट्टी करेंगे, सैटरडे को छुट्टी करेंगे, तो इससे एफपीओ नहीं चलता है। एफपीओ के साथ आपको काम करने के लिए ये सब मानसिकताओं से उबर जाना पड़ेगा। ये तो जब तक आप उस बिजनेस के साथ जिएंगे नहीं, जब तक वो बिजनेस आपके डीएनए में नहीं चला जाएगा, जब तक आपके पैशन में वो चीज़ नहीं होगी, तब तक आप बिजनेस डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपको महीने के खर्चे देना होते हैं। अभी भारत सरकार आपको सपोर्ट करेगी, पर केवल इसी आधार पर कि भारत सरकार सपोर्ट कर रही है हम खर्चा करते जाएंगे तो कोई एफपीओ आगे नहीं आएगा। तो मतलब वो इस सपोर्ट के बाद 5 साल के बाद नहीं चल पाएगा। तो इस सब चीज़ों को समझना चाहिए। जो अनुदान आ रहा है, ख़ासतौर से जो बिजनेस डेवलपमेंट का अनुदान है, उसको बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखना चाहिए और उस पर बैंक से लिमिट सेंक्शन कराना चाहिए ताकि वो पैसा इंटैक्ट रहे और लिमिट से एफपीओ काम करे। नहीं तो अभी अनुदान आएगा, वो ऐसे ऐसे कामों में बिजनेस में लगाएंगे जिसमें सब घाटा होने वाला है। क्योंकि जब इजी मनी होता है, आसानी से मिला हुआ पैसा होता है, तो उसके साथ कोई आपको पेन पॉइंट नहीं होता। पर जब आप को उसको उधार को चुकाना है, आपने कर्जा लिया हुआ है, तो आपके मन में हमेशा ये डर रहता है कि कोई भी ऐसी रिस्क हम ना उठाएं जो हमें नुकसान की तरफ ले जाए। तो एफपीओज को शुरू में केवल जो एग्रीगेशन का काम करना चाहिए, इनपुट के और प्रोडक्शन को बेचने का काम करना चाहिए। प्रोडक्शन भी खुद के लिए ना खरीद के, जो खरीदार हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, होलसेलर हैं, प्रोसेसर हैं, उनके लिए कमीशन बेस्ड काम करना चाहिए। इसी तरह जो आपका बिजनेस है, ख़ासतौर से इनपुट का जो बिजनेस है, उसमें वही इनपुट खरीदना चाहिए जो उनके यहाँ बिक रहे हैं, जिन कंपनियों के प्रोडक्ट उनके यहाँ पॉपुलर हैं।
ना कि वो प्रोडक्ट जो उन्हें मिल रहे हैं आसानी से, क्योंकि आप पॉपुलर प्रोडक्ट के अलावा कोई प्रोडक्ट ले लोगे तो वो बिकते नहीं है, फिर वो आपके कार्यालय में रखे रखे एक्सपायर्ड हो जाते हैं। तो ऑल किसानों को सेम पैकेज ऑफ प्रैक्टिस पे ले जाना चाहिए ताकि उनके पास ह्यूज क्वांटिटी विद सेम क्वालिटी मटेरियल हो और वो कॉम्पिटिटिव प्राइस पे बेचने में सक्षम हो। तो इसको पिछले विगत अनुभवों से सीखते हुए और विकास माफिया से सावधान रखते हुए अगर हम इन एफपीओज को ठीक से चलाने की कोशिश करते हैं और मार्केट के हिसाब से इसको करते हैं तो ये एक बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि जो 2 अध्यादेश पहले आए हैं उनके साथ अगर आप इन एफपीओ के कामों को देखेंगे तो उन सब में एक सिनर्जी भारत सरकार द्वारा क्रिएट की गई है, जो किसानों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है जहां वो अपनी आमदनी को दुगना कर सकते हैं। धन्यवाद।